औरत यानी 36, 24, 36। औरत यानी जीरो फिगर। औरत यानी माप जोख के सांचे में ढली कृति। औरत यानी मर्द की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए बना शरीर। स्त्री का शरीर जितना जटिल है उतना ही जटिल है उसे परिभाषित करना। हर मन में स्त्री को लेकर एक अलग परिभाषा। जितने मन उतनी परिभाषाएं। आश्चर्यजनक बात ये कि खुद अदृश्य रहने वाला मन औरत के कपड़े उतारकर उसे निहारने में आनंद अनुभव करता है। एक भिखारन की मौत, लीक से हटकर प्रयास, मन के कपड़े उतारकर भीतर देखने का। इस प्रयास के लिए डॉक्टर विभा देशपांडे ने कहा, इस नाटक से रूस के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कुरुसोवा की फिल्म राशोमन की स्मृति हो आई। राशोमन और कुरुसोवा के साथ याद आए मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड भी। इस नाटक के पात्र जब खुले रूप में अपने मन में दबी वासनाओं को सार्वजनिक करते हैं तो लगता है जैसे वे हमारे भीतर को ही शब्द दे रहे हैं। आइए सुने इन शब्दों को और करें आत्ममंथन, समाज का, व्यक्ति का और अपने आप का। चर्चित, विवादित पर खामोश, एक भिखारन की मौत। अभिवाचन टी क्षितिज। पात्र परिचय रमेश अय्यर, संजय भारद्वाज, अनुराधा चित्रे, धनश्री हेबलीकर, नजर साहब, आशीष त्रिपाठी, GR भोसले, सोहम गडकरी, मधु वर्मा, दुर्गेश्वरी शर्मा, प्रोफेसर पंत, रोशन सिंह, रमणीक लाल, रितेश आनंद, रूबी, नीलाक्षी दिनेश। निवेदन विजया टेकसिंगानी। संगीत संयोजन प्रशांत सिंह। प्रकाश व्यवस्था चैतन्य शिंदे। विशेष धन्यवाद युवराज शाह, अभिजीत चौधरी। लेखक निर्देशक संजय भारद्वाज। क्षितिज की प्रस्तुति एक भिखारिन की मौत। कल देर रात अर्धनग्न भिखारिन मेन पोस्ट के सामने वाले फुटपाथ पर मरी मिली। आश्चर्यजनक बात ये कि लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह पूरी तौर से खबर में दम नजर नहीं आता। किसी और तरीके से लिखा जाए और फिर ये खबर फ्रंट पेज पर शॉर्ट न्यूज़ में क्यों? इट कैन बी अ सेंसेशनल हेडलाइन। एक नंगी मुर्दा औरत और मुर्दा संवेदनशीलता। वाह, सारे अखबारों की हेडलाइंस को पीछे छोड़ देगी ये खबर। हड़कंप मच जाएगा। लोग नवप्रभात खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। मुख पृष्ठ पर एक बड़ी सारी तस्वीर होगी उस भिखारिन की और तस्वीर के नीचे शीर्षक होगा चर्चित भिखारिन की रहस्यमयी नंगी लाश। चर्चित। हाँ, वो भिखारिन चर्चित तो थी। सभ्य समाज में कोई स्त्री यो अर्धनग्न, शरीर के ऊपरी हिस्से पर बगैर कुछ पहने, कमर पर लिपटे जरा से वस्त्र से खुद को थोड़ा बहुत ढके वो मुख्य शहर के मुख्य चौक पर भीख मांगने बैठी थी। एक बात समझ में नहीं आती, वह चौक में भीख मांगने बैठी क्यों थी? केवल चर्चित होने के लिए? पर उसे चर्चा की जरूरत क्या थी? और वैसे भी चर्चा उसकी जरूरत तो हो नहीं सकती। क्यों? पता नहीं, हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। पर फिर भी ऐसा नहीं लगता रमेश कि सारा समाज कितना स्वार्थी और कितना पत्थर सा हो गया है। निष्प्राण है हम सब। पिछले 4 दिनों से ये औरत शहर भर में अपनी नग्नता की वजह से चर्चित है और इस दौरान किसी ने उसके बदन पर एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं फेंका। यू आर राइट। संवेदनशीलता का संकट एक कड़वा सच है।
हजारों लोग गुजरे होंगे मेन पोस्ट के उस फुटपाथ पर से जहां वो भिखारिन बैठी थी। कितने ही लोगों ने उसे इस हालत में यूं हाथ फैलाते देखा होगा। लेकिन लेट इट बी। रमेश, तुम चाय पियोगे ना? अरे पूछने की क्या जरूरत है। हम पत्रकारों की सबसे ज्यादा रुचि दो ही बातों में होती है, पहली कोई सेंसेशनल खबर और दूसरी चाय का एक प्याला। हाँ हाँ, चाय या कॉफी का प्याला ना हो तो देश और समाज की घटनाओं पर घंटों बुद्धिजीवी चर्चाएं कैसे होंगी? सही बात है। वैसे अनु, एक ख्याल आया है मन में। इस भिखारिन की मौत फिलहाल शहर का सबसे हॉट इशू है। बिल्कुल। क्यों ना हम लोग इस पर एक इंटरव्यू सीरीज तैयार करें? कैसे इंटरव्यू सीरीज? मैं सोच रहा था हम शहर के चुनिंदा लोगों का इंटरव्यू करें जिन्होंने इस भिखारिन को वहां उस हालत में भीख मांगते देखा है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तित्व देखें कि इंडिविजुअल रिएक्शन यानी व्यक्तिगत मत क्या है और समाज की सामूहिक प्रतिक्रिया क्या है। मुझे लगता है हम लगभग एक सप्ताह तक इस सीरीज को चला पाएंगे। नवप्रभात की जबरदस्त चर्चा होगी और अखबार अपने आप ज्यादा बिकेगा। यू आर अ टैलेंटेड एडिटर। नवप्रभात को एस्टैब्लिश करने का अच्छा मौका है। लेकिन रमेश, कल प्रेस क्लब में पोद्दार मिला था। माई सिटी शायद इस मामले पर पाठकों की प्रतिक्रिया इकट्ठा कर रहा है। ओके। हाँ, लेकिन एक बड़ा फर्क आया है। कल तक वो भिखारिन जिंदा थी, जबकि आज उसकी मौत के बाद संदर्भ बदल गए हैं। वैसे मेरा विचार कुछ अलग था। हम लोगों का इंटरव्यू तो करें, पर अनु, मेरी समझ से हर व्यक्ति में एक पशु छिपा है। खास तौर पर जिस विकृत मानसिकता में हमारा समाज जीता है उसमें यह पशु ज्यादा प्रभावी और ज्यादा हिंसक है। मैं समझी नहीं। अनुराधा, यह भिखारिन युवा थी, जवान थी और फिर लगभग नग्न। मेरी स्पष्ट समझ है जिस किसी ने भी उसे देखा होगा उसके भीतर का पशु थोड़ी देर के लिए क्यों न सही लेकिन अनियंत्रित जरूर हुआ होगा। सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतरी पशु के अनियंत्रित होने की बात पत्रकारों के सामने स्वीकार कैसे करेगा? पर इससे क्या हासिल होगा? जबरदस्त विवाद। इस भिखारिन के बहाने हम समाज के हर वर्ग का चेहरा देखेंगे और मान लो कोई बड़ी हस्ती नवप्रभात के खिलाफ कोर्ट में चली गई तो भी लाभ तो हमें ही होगा। जितना विवाद होगा उतनी चर्चा होगी। इस इंटरव्यू सीरीज के जरिए मैं 7 महीने पुराने नवप्रभात को 70 साल पुराने अखबारों के बराबर लाकर खड़ा कर दूंगा। लेकिन समस्या वही है, कोई भी व्यक्ति अपने अनियंत्रण का स्वीकार कैसे करेगा? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश अय्यर। क्या करते हो? नवप्रभात अखबार का संपादक हूँ। उप संपादक कौन है? अनुराधा चित्रे। कौन? अनुराधा चित्रे। बोलते रहो। अनुराधा चित्रे। अनुराधा चित्रे। अनुराधा चित्रे। अजीब सा ये क्या हुआ था मुझे? श्रीमान रमेश अय्यर, प्रधान संपादक नवप्रभात को पता होना चाहिए कि अखबार की उपसंपादिका अनुराधा चित्रे को सम्मोहन शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान को अभी अभी वो साबित कर चुकी है। यदि संपादक महोदय चाहे तो इस ज्ञान का उपयोग लोगों के भीतर के पशु को बाहर लाने के लिए किया जा सकता है। फैंटास्टिक, सुपर अनुराधा, सुपर। बस अब देखो हर तरफ नवप्रभात, नवप्रभात और केवल नवप्रभात। ओके रमेश, मैं ऐसे चुनिंदा लोगों की लिस्ट तैयार करती हूँ जिन्होंने उस भिखारिन को वहां देखा था। मेरे ख्याल से हम आज दोपहर से इंटरव्यू सीरीज शुरू कर सकते हैं। दोपहर से? गुड। एक काम करो, तुम लिस्ट तैयार करके ले आओ। 1 बजे निकलते हैं। लंच कहीं बाहर होटल में ले लेंगे। और अनु, 10 मिनट। हाँ। ये
कल के फ्रंट पेज के लिए उस भिखारिन के लाश के 4 फोटोज हैं। जरा देख लो कौन सी डाली जाए। मेरे ख्याल से ये और ये दोनों तो नहीं डाल सकते, सो कॉल्ड अश्लील है। ये देखो ना, ये बैक पोस्चर डाल देना। भाई देख लो तुम, फिर कोई अश्लीलता वल्गैरिटी। नॉट एट ऑल। फ्रंट पोर्शन को लोग वल्गर मानते हैं और बैक पोस्चर को आर्ट। ओके देन, सी यू एट 1 o'clock। बाय। नजर साहब। नजर साहब। नजर साहब, सुना है कि आपकी आने वाली पेंटिंग, जिसे आपने खूबसूरत नाम दिया है, उस मेन पोस्ट वाली भिखारिन से प्रेरित है। तो ऐसा क्या था उस भिखारिन में जिसने आपको इतना प्रभावित किया? ये सच है कि हमारी पेंटिंग खूबसूरत उस मेन पोस्ट वाली भिखारिन से प्रेरित है। 2-4 रोज से अखबारों में उस भिखारिन का चर्चा हो रहा था। नेचुरली हमारे भीतर का चित्रकार भी उसे देखने की तमन्ना करने लगा। तो फिर आपने? भाई जब कोई बात कर रहे हो तो पूरा करने दिया करो, यूं बीच में टोकने से मजा नहीं आता। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? उस मेन पोस्ट वाली भिखारिन की चर्चा सुनकर आपकी भी इच्छा होने लगी उसे देखने की। और उस इच्छा के चलते हमें एक दिन, जुम्मा से पहले वाला दिन था, हाँ बृहस्पतिवार की ही बात है जी। तो बृहस्पतिवार को हमने फैसला कर लिया उस भिखारिन को देखने का। हमारे ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? पूछो फिर क्या हुआ? एकदम नौसिखिए नए नए जर्नलिस्ट हुए दिखते हो। इंटरव्यू लेते वक्त बीच बीच में टोकते रहना चाहिए। हाँ, पर आपने ही कहा था। एनीवे, हम जानना चाहेंगे नजर साहब, आपने उस भिखारिन को कब देखा? I mean, कौन से दिन, किस वक्त, दोपहर, शाम, रात या फिर जल्दी सुबह? अमामिया कहा ना कि बृहस्पतिवार के अखबार में उसके बारे में पढ़ा तो सोच लिया कि आज तो इस बला को देखना ही पड़ेगा। मियाँ दोपहर हो गई थी नहाने धोने में, तब तक बड़े बेचैन से रहे। लगता रहा कि बस उसे जब तक एक बार देख नहीं लेंगे चैन नहीं पड़ेगा। सो तैयार होकर करीबन 2 बजे निकले होंगे हम घर से, शायद 2:15 बजे हो सकता है 2:30 बजे हो। अब ये कमबख्त वक्त भी तो ठीक से याद नहीं रहता ना। नजर साहब, जब आप मेन पोस्ट पहुंचे। ठहरो यार, कोई भी बात पूरी बताने दिया करो, ये फिर अगला सवाल पूछो। और ये तुम हमें बीच बीच में टोका ना करो, हमारा सारा टोन खराब हो जाता है। हाँ तो आप कह रहे थे कि आपकी घड़ी में 2:15 बजे थे। हाँ तो 2:15 बजे हम घर से निकले। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि आजकल तो टैक्सी भी जल्दी नहीं मिलती। खड़े खड़े तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। तो आधे घंटे बाद आपको टैक्सी मिल गई? मिलनी ही थी। दरअसल उस आधे घंटे में कोई टैक्सी वहां से गुजरी ही नहीं। जो पहली टैक्सी आई वो खुद बखुद आकर ठहर गई पास। बड़े अदब से दरवाजा खोला बेचारे ने और इज्जत से बोला, तशरीफ लाइए नजर साहब। हम तो भौचक्के रह गए। पूछा, मियाँ अब पहचानते हैं आप हमें? जानते हैं। क्या जवाब दिया उसने? बोला, आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है, इतना भी बेशरम सिटीजन नहीं हो जो आपको ना पहचानो। नजर साहब को नहीं जानने वाला हिंदुस्तान को नहीं जानता। ये बात खास तौर से नोट करें और लिखें अपने पर्चे में। और खास बात ये कि उस टैक्सी वाले ने हमसे पैसे भी नहीं लिए। तो आप आखिरकार पहुंच गए मेन पोस्ट पर? पहुंचना ही था भाई। नजर साहब, जब आपकी निगाहें पहले उस भिखारिन पर पड़ी तो आपके मन में आई तुरंत पहली प्रतिक्रिया क्या थी? 1 मिनट मियाँ, जरा इस पेंटिंग के बारे में एक आइडिया आया है, अब पूरा कर लो। 1 मिनट।
अरे भाई टोक भी लिया करो बीच बीच में, वरना हमें एक बार अपनी पेंटिंग में खो गए तो फिर बैठे रहिएगा यही 2-4-5 दिन। हैं नजर साहब, यो ही नजर साहब तो बने नहीं, एक बार अगर पेंटिंग में लग गए तो फिर अरे मियाँ 4-4 दिन होश नहीं रहता। नौकर खाना रख जाता है, खाना ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, बेचारा फिर वापस ले जाता है, फिर रख जाता है, फिर वापस। ये 4-4 दिन ख्याल ना रहने वाली बात जरूर लिखें अपने अखबार में। नजर साहब, आपने जब उस भिखारी को देखा तो वो क्या कर रही थी? किस तरह के कपड़े लपेटी थी? कैसी लग रही थी? आखिर ऐसा क्या था कि उसने नजर साहब जैसे जाने माने इंटरनेशनल चित्रकार को इतना प्रभावित किया कि वे उसे अपनी अगली पेंटिंग का विषय बना बैठे? अनु, वो पहली प्रतिक्रिया वाली जो बात रह गई थी वो भी पूछ लेना। हाँ। हमें ध्यान है ध्यान, हमें एक एक कर सारी बातों का खुलासा करेंगे हम। कहाँ थे हम? मैन पोस्ट पर, मैन पोस्ट तक पहुंच गए थे। जब हम मेन पोस्ट पर उतरे और सामने वाले फुटपाथ पर नजर डाली तो वहां अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। अब हम तो उसे यूं जाकर देख नहीं सकते थे ना, आखिर नजर साहब कोई ऐसे आदमी तो है नहीं कि कहीं भी भीड़ में खड़े हो जाए। भाई अपने फैंस जीना मुश्किल कर दें। तो फिर आपने उस फुटपाथ के साथ ही हमारे हुसैन मियाँ घड़ी साज है ना, हमारा वो घड़ी साथ हुसैन वॉच रिपेयर्स की वो दुकान, हाँ जी पहुंच गए वहां। कह दिया कि घड़ी थोड़ा पीछे चलती है। फिर क्या था, हुसैन मियाँ ने कुर्सी दी, चाय का इंतजाम किया, तो हम वहां आराम से बैठ गए। वहां से हमारे और उस भिखारी के बीच बमुश्किल 5-7 हाथ का फासला होगा। हमारी नजर उस भिखारी पर पड़ी और देखते ही रह गए हम, यहाँ देखते ही रह गए हम। करीबन 19-20 साल की छोकरी, उलझी हुई बालों की लटों से बाहर आती हवा से उड़ती थोड़ी सी जुल्फें, पतली सी हल्की सी उठी हुई नाक, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, आसमान की ओर देखती हुई, दुनिया से बेभान, खूबसूरती से झुके हुए कंधे, अपने भीतर सारे जहां की खूबसूरती समेटे, दुनिया भर के जोबन से लदे 2 घड़े, सब कुछ यूं ही खुला छोड़े, अधनंगी, बदन के साथ लाजवाब एंगल बनाए पतली सी कमर, कमर के नीचे केवल एक निक्कर पहने, अपनी दोनों टांगे मोड़े, उन टांगों पर चढ़ाई मिट्टी की लकीरें भी भीतर की खूबसूरती को छिपा नहीं पा रही थी। देखते ही रह गए हम, यहाँ देखते ही रह गए हम, और हमने उन बोलती खूबसूरत आंखों, सैलाबी जवानी की मुमताज मूरत, खूबसूरती को खुद में खूबसूरत ढंग से समेटे उस जिंदा पेंटिंग को नाम दिया खूबसूरत। नजर साहब, इस खूबसूरत जिंदा पेंटिंग को आपने भीख में 100-200 रुपए तो दे दिए होंगे। रमेश, कैसी बात पूछते हो? खूबसूरत रिकॉर्ड दामों की बोली चढ़ेगी। इस पेंटिंग की प्रेरणा को नजर साहब ने रुपयों में तोलने की सोची हो तो भी ताजुब नहीं होना चाहिए। लो कर लो बात। अम्मा मियाँ, तुम दोनों ने कभी किसी तरह की छोटी मोटी पेंटिंग भी की है? नहीं ना? तभी इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हो। अम्मा, हम तो उसके किसी एंगल में 1% भी फर्क नहीं चाहते थे। 3 दिन हर रोज हुसैन की दुकान में बैठकर उसे देखते रहे। यूं अच्छा हुआ कि इन 3 दिनों में शायद उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। उसके बदन में एक सूत का भी फर्क आ जाता तो ऐसी ग्रेट पेंटिंग नहीं बन पाती।
कभी नहीं बन पाती। इस पेंटिंग का एग्जीबिशन हम लंदन में करेंगे। वहां रॉयल्स फैमिली के एक मेंबर के हाथों इसका इनॉग्रेशन होगा अगले महीने के पहले हफ्ते के आसपास। यो तारीख अभी जरा तय नहीं हुई है, पर आप खास तौर से लिखें कि इनॉग्रेशन यूके के राजघराने के एक मेंबर के हाथों होगा। खूबसूरत खूबसूरत एंड इंटरनेशनल पेंटिंग बाय नजर साहब, द इंटरनेशनल पर्सनालिटी। नजर साहब, हाँ? ये तो हुई चित्रकार नजर साहब की प्रतिक्रिया। मैं नजर साहब के भीतर छिपे एक पुरुष, एक मर्द की ईमानदार और सच्ची प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या मतलब? मतलब कि एक जवान औरत को यूं खुले बदन देखकर नजर के भीतर का मर्द कहीं न कहीं तो बाहर आ लाहौल विला कुवत, लाहौल विला कुवत। ऐसे ओछे और छिछोरे सवाल नजर साहब से करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शर्म आनी चाहिए। नजर साहब आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में एक जाना माना नाम है। उसके कैरेक्टर पर इस तरह की चढ़ उछालना, लाहौल विला कुवत। हमारी गंदगी की भी कोई हद होती है। ये तो तुम्हें मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। नजर, तुम्हें ये चाहिए ना? हाँ हाँ। भिखारी को खुले बदन देखकर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत थी वो, गजब की खूबसूरत। 3 दिन लगातार उसका एक एक अंग देखा है। कमबख्त ने पागल कर दिया था। ऐसा मन होता था कि कैसा मन होता था कि जाकर उसको सीने से लगा लूं, संभालूं उसको अपने भीतर। बहुत बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत खूबसूरत, बहुत। नजर जैसा संभ्रांत कुलीन और जाना माना चित्रकार, उसके भीतर का जानवर भी उस भिखारी को देखकर बेकाबू हुआ। वैसे सारा क्रेडिट तुम्हें है। तुम्हारा ही हिप्नोटिज्म वाला प्रयोग जबरदस्त कामयाब रहा। ताज्जुब भी होता है ना, नजर की उम्र का क्यों? नजर मर्द नहीं है क्या? तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। औरत को एक चीज, एक कमोडिटी समझते हो बस। बिल्कुल सही फरमाया मैडम आपने। दुनिया भर के ज्यादातर विज्ञापनों में, ज्यादातर एडवर्टीजमेंट्स में मॉडलिंग औरतें करती हैं, कहती हैं आओ खरीदो हमें। अब जिसे खरीदना हो वो कमोडिटी तो हुई ना। चलो छोड़ो, ये बताओ हमारी इस इंटरव्यू वाली हिट लिस्ट में अगला नाम किसका है? हमारी हिट लिस्ट में अब वो सरकारी विभाग है जो जनता को हमेशा अपनी हिट लिस्ट में रखता है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ACP GR भोसले। नाही नाही, चालणार नाही। मराठी समजताय? नाही, याला मराठी कळत नाही, मला हिंदी नीट बोलता येत नाही, उरलं इंग्रजी की दोघांनाही कळत नाही आणि बोलता येत नाही। हाँ देखो, हम बोला नहीं, मैं बोला क्या नाम? इंस्पेक्टर मित्रा। मित्राच ना, बंगाल का है क्या? कैसा पहचाना? अच्छा, बंगाल पुलिस का जो अपना टीम आया है उनको बोलो सारा बंदोबस्त कर दिया है। आज रात 3 बजे होटल में धाड़ घालने का। धाड़ घालने का म्हणजे रेड मारने का, रेड। हाँ, तुम्हारा वो रिकॉर्डेड क्रिमिनल चैटर्जी उधर 17 नंबर रूम में है। हाँ देखो, एक्शन कंबाइंड होगा। पेपर में हमारे पुलिस को भी क्रेडिट ज्यादा बनता क्या? ठीक है, मिलते रात में। ओके। आइए आइए मिस्टर रमेश अय्यर, हाउ डू यू डू? कैसे हैं आप? हिंदी सुधर रही है ना मेरी? जी निश्चित। मेरी साथी पत्रकार अनुराधा चित्रे। चित्रे, तुम्ही मराठी आहात ना बाई?
कसं ओळखलं? मराठी मला पण कळते. मातृभाषा तेलुगु, अखबार निकाला हिंदी, इंग्रजी तो आता होगा ही, ऊपर से मराठी भी आती है. सच्ची यू साऊथ इंडियाचा व्हेरी प्रामाणिक साठी इंग्रजीत कोणता शब्द आहे चित्रबाई? सिंसियर. यू पीपल आर वेरी मच सिंसियर. सर मेरी पढ़ाई कानपुर में हुई, हाँ. इसलिए हिंदी पर अधिकार स्वाभाविक है. फिर मुंबई आ गया, आमची मुंबई, मराठी कळलंच पाहिजे. वैसे भी मैं खुद को केवल भारतीय मानता हूँ, उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय नहीं. दैट्स नाइस नाइस. बोलो भाई, आज इतने प्रेम से पुलिस को पत्रकारों ने कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? नहीं तो साला कोई गड़बड़ हो तो तुम पत्रकारों को पहले मालूम पड़ता है और पुलिस को बाद में. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. दरअसल हम एक इंटरव्यू सीरीज तैयार कर रहे हैं मेन पोस्ट की उस भिखारिन के बारे में. भिखारियों पर इंटरव्यू? तो बाकी भिखारियों से पूछिए ना, आप लोग मेरे पास. एक मिनट भोसले साहब, मैं समझाता हूँ. ऐसा है, ये अपने तरह की एक अलग इंटरव्यू सीरीज है. मेन पोस्ट की उस चर्चित भिखारिन को इस दौरान शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने देखा होगा. हम जानना चाहते थे कि इन हस्तियों की क्या प्रतिक्रिया रही इस अजीब सी घटना पर. और जाहिर है कि इन जानी मानी हस्तियों में एसीपी जी.आर. भोसले का नाम तो होना ही चाहिए ना. वो तो होगा ही. पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, आपने उस अर्धनग्न भिखारिन को तो देखा ही होगा. कैसा लगा आपको? आप जानना क्या चाहते हैं? घबराइए मत एसीपी साहब. कैसा लगा मतलब इन जनरल, एक नागरिक के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? मैडम, हम सरकारी विभाग के हैं. हम किसी भी मामले पर नागरिकों को प्रतिक्रिया करने नहीं देते और खुद भी नागरिक की हैसियत से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते. वैसे खूबसूरत औरतें मुझे अच्छी लगती है. मतलब ये भिखारिन खूबसूरत थी? ऑफ कोर्स. लेकिन भोसले साहब, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये भिखारिन खूबसूरत थी? आधार? यार रमेश, तुम तो मर्द हो. तुमने उसके वो देखे थे? सॉरी मैडम. रमेश, मैडम साथ में है, नहीं तो. लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग पूछना क्या चाहते हैं. ठीक है सर, अब सीधा सपाट सवाल. उस भिखारिन को इस हालत में देखकर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत गुस्सा आया. मेरे इलाके में इस तरह का नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले ही अपनी सख्ती के लिए काफी बदनाम हूँ. हम तो प्रोस्टिट्यूट्स को भी बाहर सड़क पर यूं खड़े होने नहीं देते. सारी मेरा रिकॉर्ड खड़ा करना चाहती थी. अपना रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आपने क्या कदम उठाए? मैं तो इस मामले पर तुरंत एक्शन लेना चाहता था. ये तो आप पत्रकारों ने उसके बारे में लिख कर उसे फोकस में ला दिया, इसलिए कुछ नहीं कर पाया. नहीं तो मेरा बस चलता तो उसके बदन का एक एक कपड़ा निकलवा कर पूरी तरह पिटाई करता, ताबड़ तो ठीक हो जाती. भोसले साहब, एक पुलिस ऑफिसर होने से पहले आप एक इंसान भी हैं. इंसान होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसी निरीह, असहाय, गरीब और भूखी औरत की मदद की जानी चाहिए? यार आइयर, मुझे एक बात बताओ. पुलिस स्टेशन के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जी. हम तो यहाँ बैठे ही हैं मदद करने के लिए. हाँ, पर पुलिस से मदद चाहिए तो पुलिस के पास आना भी चाहिए ना. अगर उसे किसी तरह की मदद चाहिए थी तो आ जाती पुलिस के पास, फिर हम देखते कि किसी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद की जा सकती है क्या. पर वो मदद मांगने पुलिस के पास कैसे आ जाती, ये देखते हुए कि आज तक जब भी कोई शोषित, असहाय औरत मदद लेने के लिए पुलिस के पास आई तो पुलिस ने भी उसका शोषण किया. एक्सेप्शंस, अपवाद, बराबर ना चित्रे भाई? हाँ, अपवाद हो सकता है, लेकिन उसको मदद चाहिए थी तो वो मेरे पास आती. I mean, पुलिस के पास आती. एसीपी साहब,
ये तो हो गई एसीपी जी.आर. भोसले की नपी तुली सधी हुई सरकारी प्रतिक्रिया। अब एक पर्सनल सा सवाल, हम जानना चाहते हैं कि इस मामले पर मर्द जी.आर. भोसले की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या मतलब है आपका? मतलब कि मेन पोस्ट के उस अधरंगी भिखारिन को देखकर जी.आर. भोसले के भीतर का मर्द कैसे और कितना उबला, उस खूबसूरत औरत का वो खुला हुआ मिस्टर अय्यर, आप अपनी सीमा तोड़ रहे हैं। भोसले, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। भोसले, कैसी लग रही है ये? एकदम उस भिखारी जैसी, वैसी ही खूबसूरत, वैसी ही जवान। इसको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आओ। और कितनी खूबसूरत, ये मेरी है। पर भोसले, ये भूखी है, पहले इसे कुछ खिला पिला तो दो। अरे भूखा प्यासा तो मैं भी हूँ, बहुत भूखा हूँ मैं, बहुत प्यासा हूँ मैं। पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं। पकड़ इसे। संभालो खुद को भोसले, संभालो खुद को। एक खूंखार हिंसक जानवर छिपा है सबके भीतर। जानवर छिपा है, एग्रीड, लेकिन अनुराधा, पशु हम में से हर एक के भीतर है। इसके लिए केवल पुरुषों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जितना हिंसक पशु पुरुष के भीतर है, उतना ही स्त्री के भीतर भी है। मैं नहीं मानती। सच्चाई को नहीं मानने से नहीं चल सकता। वैसे अनु, पशु किसे कहती हो तुम? एक मनोदशा, एक विकृति, दूसरे के दुख से आनंद उठाने की प्रवृत्ति। वो आनंद शरीर का भी हो सकता है या फिर मानसिक भी हो सकता है। करेक्ट अनुराधा चित्रे, यही मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहू को तकलीफ देने वाली, फिर वो तकलीफ चाहे शारीरिक हो या मानसिक, लेकिन तकलीफ देने वाली सास एक स्त्री ही होती है। बहू को अपने अधीन रखकर किए जाने वाले शासन से मिलने वाला विकृत सुख, क्या उस औरत के भीतर का हिंसक पशु नहीं है? है, पर एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दो अनुराधा। ज्यादातर चपलों को, वैश्यालयों को चलाने वाली औरतें होती हैं ना, ये औरतें अपने से कमजोर औरतों को मजबूर कर उनसे धंधा करवाती हैं। पर ये तो पेट की जरूरत है। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कमॉन अनुराधा, कमॉन। अपने भीतर के पशु को हम मजबूरियों का नाम नहीं दे सकते। और यूँ देखा जाए तो जो लोग सुपारी लेकर खून करते हैं, वे सुपारी अपना पेट भरने के लिए ही लेते हैं ना। पर सवाल ये है कि क्या केवल वे ही भूखे हैं? फिर दूसरे क्यों नहीं करते किसी का खून? सुपारी लेकर किसी की जान लेने में आनंद अनुभव करने वाला, सुपारी लेने की बजाय सड़क पर सुपारी बेचकर भी तो अपना पेट भर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। वजह भीतर का पशु। ओके, आई एक्सेप्ट इट। मैं इस सच को स्वीकार करती हूँ। पर रमेश, इस भिखारिन का किसी स्त्री से तो संबंध आता नहीं। वैसे भी कोई औरत इस भिखारिन को शारीरिक या मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित करेगी? मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर लाखों की भीड़ वाले शहर में ऐसी औरतें होंगी जरूर जो अपने भीतर के पशु का इस भिखारिन से सीधे संबंध जोड़ पाए। कहीं संपादक महोदय शहर की कुछ औरतों को अपनी इंटरव्यू सीरीज का अगला पात्र बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सही अनुराधा। एक औरत को यूं खुले बदन देखकर केवल मर्द रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। अपनी सीरीज को ज्यादा रोचक बनाने के लिए हम लोग इसमें एक दो जानी मानी महिला हस्तियों के नाम भी डाल देते हैं। एज यू विश सर। मैं अपनी लिस्ट में कुछ महिलाओं के नाम भी डाल देती हूँ। क्या बैनर मारा है! खुराना फिल्म्स इंटरनेशनल। खुराना फिल्म्स इंटरनेशनल की धमाकेदार पेशकश। एक हसीना में इन एंड एज मधु वर्मा। एक हसीना, वही मधु वर्मा जिसके लिए क्रिटिक्स लिखते हैं कि उसके चेहरे पर भाव नहीं आते, वो डायलॉग ठीक से बोल नहीं पाती।
She has a lot of English toning. Idiots. Without English toning, हिंदी फिल्म्स चलती हैं क्या? मधु वर्मा एक फ्लॉप हीरोइन? क्या क्या नहीं किया, हर तरह से कोशिश की, हर किस्म का समझौता किया, पर हर मूवी फ्लॉप। ज्यादा से ज्यादा बोल्ड रोल किए, ज्यादा से ज्यादा अंग प्रदर्शन किया, पर रिजल्ट? ऊपर से वो मूवी वर्ल्ड वाली जर्नलिस्ट रचना पूछती है, मधु जी, आपकी इमेज को बिकनी इमेज कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि आपकी इस इमेज की वजह से आपकी हर फिल्म का प्रोड्यूसर कम से कम एक सीन में आपको बिकनी पहनाना चाहता है? You have become a sex symbol. इस वजह से अच्छे रोल आपके हाथ नहीं आते। सेक्स सिंबल, माय फुट। मुझे बिकनी गर्ल कहा जाए या पैंटी गर्ल, तुमसे मतलब? गो टू हेल। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। हेलो, हाँ खुराना जी, मैं ही बोल रही हूँ। बस जरा फिगर मेंटेन कर रही थी। जी नहीं, आप फिक्र ना करें। जी, मुझे अच्छी तरह से आपकी बात याद है। ये रेप सीन मुझे इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यस, या आई अंडरस्टैंड खुराना जी। मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी एक बिग हिट की जरूरत है। यू नो, जैसा आपने बताया था, उससे ज्यादा रियलिटी आएगी सीन में। I will fully cooperate, sir. I have to cooperate, sir. Yes. ठीक है, फोटो सेशन नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। बास्टर्ड, मेरी एक फिल्म हिट हो जाए तो चारों तरफ अपने आप चक्कर लगाएगा। चलो मधु वर्मा, करो शुरू रिहर्सल रेप सीन की। नहीं, देखो हमका छोड़ दो। हम एक शरीफ खानदान की औरत है। हमने तो कभी आपका कुछ बिगाड़े नहीं। कोनो गलती हो गई हो तो माफ कर दे बाबू। हम गरीब जरूर है, पर इज्जतदार है। नहीं, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हमका छोड़ दो, हमका छोड़ दो, हमका छोड़ दो, छोड़ दो हमका। वाह, मान गए मधु वर्मा। A very good shot with a classic touch of sentimentation and reality. Thank you. By the way, I am रमेश अय्यर, हिंदी नवप्रभात का संपादक हूँ, और आप हैं मेरे साथी पत्रकार अनुराधा चित्रे। Hello. Please have a seat. मधु, लगता है इस बार तुम आलोचकों का मुंह बंद कर ही दोगी। मधु को अभिनय नहीं आता। मधु इंग्लिश टोन में संवाद बोलती है। इंग्लिश टोन की हिंदी तो छोड़ो, तुम तो ठेठ भोजपुरी में संवाद बोल रही थी। क्रिटिक्स की तो छोड़ो यार, तुम भी तो क्रिटिक हो। मुझे क्रिटिक्स पर बहुत गुस्सा आता है, पर अब कुछ बोल दूंगी तो कल फिर हेडलाइंस होंगी कि मधु घमंडी है। अभी फ्लॉप है तो ये हाल है, कल अगर हिट हो जाएगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। कहो, कैसे याद किया? मेरे बारे में कोई नया गॉसिप छपा है क्या? मधु जी, हम एक इंटरव्यू सीरीज तैयार कर रहे हैं। कैसी इंटरव्यू सीरीज? वैसे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पूछा ही नहीं कि क्या लेंगे। यहाँ कोल्ड ड्रिंक से लेकर रादर सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हार्ड ड्रिंक्स तक सब मिल जाएगा। नो थैंक्स, फिलहाल तो हम सिवाय इंटरव्यू के दूसरा कुछ नहीं लेंगे। मधु जी, आपने उस मेल पोस्ट वाली भिखारिन को तो देखा होगा। भिखारिन? आप फिल्म स्टार मधु वर्मा के पास किसी भिखारिन की बात लेकर आए हैं?
Are you all right? We are very much all right, Miss Madhu Verma. Let me explain it. ऐसा है मधु, पिछले कुछ दिनों से मेन पोस्ट वाली वो भिखारी काफी चर्चा में थी। रमेश, आप उस न्यूट भिखारिन की बात कर रहे हैं? हाँ वही। वो भिखारिन आज मौत के बाद भी एक इशू है इस शहर के लिए। हमने सोचा कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से उनकी रिएक्शंस जानी जाएं इस मामले पर। हमने एसीपी भोसले का इंटरव्यू किया, प्रसिद्ध चित्रकार नजर साहब का इंटरव्यू किया और फिल्म इंडस्ट्री से हमने आपको चुना। ओह, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। पूछिए, क्या पूछ रही थी आप? मधु जी, आपने उस भिखारिन को देखा था? हाँ, देखा था। मैं कामत के स्टूडियो में जा रही थी। कार सिग्नल की वजह से मेन पोस्ट पर काफी देर रुकी थी, इसीलिए उस भिखारिन को देखने का मौका मिल गया। ओके, जब आपने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? What do you mean? भिखारी क्या कर सकता है? नो, आई मीन लोगों से भीख मांग रही थी, लोग उसे भीख दे रहे थे या ऐसा ही कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यू नो, मैंने जब उसे देखा तो उसने बदन के ऊपर के हिस्से पर कुछ भी नहीं पहना था, न खुद को हाथों से ढकने की कोशिश की थी। वो तो पोस्ट ऑफिस की दीवार का सहारा लिए चुपचाप आसमान को देख रही थी। लोग उसे भीख दे रहे थे? शिट, उसे देखने के बाद इतनी घटिया बातें ध्यान में आ ही नहीं सकती थी। She was so marvelous, beautiful, Mona Lisa beauty, Venus touch. You know, जिंदगी में पहली बार किसी औरत की खूबसूरती से जलन हुई। A piece of eternal beauty, a symbol of sex. काश मैं ऐसी खूबसूरत होती। By God, किसी प्रोड्यूसर की नजर नहीं पड़ी उस पर, नहीं तो वो औरत करोड़ों में खेलती। आपने उसे कुछ भीख देनी चाहिए। What do you expect from me? फिल्म स्टार मधु वर्मा अपनी गाड़ी से उतरकर एक भिखारिन को भीख देने जाए, पॉसिबल था ही नहीं, और होता भी तो मैं नहीं देती। क्यों? She was so beautiful. मैं तो उसे अपनी नजरों में भर रही थी। उसका वो फिगर, वो फीचर्स, सब मेरे ध्यान में है। मूवी में चांस मिला और रोल की डिमांड हुई तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए ऐसा सीन करना पसंद करूंगी, पर ये साला सेंसर बोर्ड बीच में आ जाता है। कोई और कमेंट उस भिखारिन के बारे में? नहीं, बस वही ब्यूटी। क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में उसे? सुंदरिया, ऐसा कोई वर्ड है ना? सौंदर्य। हाँ, वही। यू नो, हिंदी इज वेरी टफ यार। सौंदर्य का अद्भुत नमूना, मेन पोस्ट की अधनंगी भिखारिन। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो कई हीरोइंस को खतरा पैदा हो जाता। स्टूडेंट्स, कल के विषय को हम आज आगे जारी रखेंगे। हमारा विषय था बदलते परिवेश में मानवीय मूल्य। एक बात खास तौर से ध्यान रखें, समाज शास्त्र को गहरे से समझने के लिए केवल इन किताबों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। समाज तो हर समय अपने मूल्य बदलते रहने वाला समूह है। इस वजह से समाज शास्त्र भी हर पल बदलता रहता है। इस लगातार के बदलाव की वजह से समाज शास्त्र को समझने के लिए समाज के सीधे संपर्क में रही व्यक्ति के स्वभाव में, उसके आचरण में, सोच विचार में लगातार परिवर्तन चलता रहता है। ये परिवर्तन लोगों के व्यवहार में खुलकर दिखाई देता है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। पिछले साल के सिलेबस में आपने कुछ सिद्धांत पढ़े होंगे। आज से करीबन 100-125 साल पहले, यानी 20वीं सदी के आरंभ तक भी लोगों की प्राथमिकता थी मान सम्मान। लोग मान सम्मान हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। धीरे धीरे
बदलते समय के साथ मूल्य बदले, धन का महत्व समाज में ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों की प्राथमिकता बदली, धन पहले नंबर पर आ गया और मान सम्मान दूसरे नंबर पर चला गया। समय फिर अपनी रफ्तार से चलता रहा, धन का महत्व बना रहा, पर अब लोगों को महसूस होने लगा कि धन ही सब कुछ नहीं है। आपके पास बाहुबल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आगे जैसे जैसे सामाजिक स्थितियां बदली, सामाजिक मूल्य भी बदलते रहे। हम अत्याधुनिक जेट युग में आ पहुंचे। इस युग में अन्य सारी बातें पीछे छूट गई और चर्चा में बने रहने की वृत्ति बढ़ गई। आज की तारीख में चर्चित रहना, किसी भी ढंग से चर्चित रहना जरूरी सा हो गया है। आप चर्चित होंगे तो अन्य सामाजिक मूल्य खुद ब खुद आपको हासिल हो जाएंगे। इस मेन पोस्ट वाली भिखारिन का ही उदाहरण है। वो अच्छे से जानती थी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। औरत होने के नाते उसके पास चर्चा में रहने का बेहतरीन जरिया था उसका शरीर, और इसका उसने भरपूर फायदा उठाया। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं रुकेंगे। कल इस भिखारिन वाले प्रसंग से ही विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर पंत, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को बता रहे थे, उस भिखारी ने अपने कपड़े चर्चित होने के लिए उतारे? जी हाँ, निश्चित, सर्टेनली। पर सर, वो भीख मांगने के लिए भी तो ऐसा कर सकती थी। आप लोग मेरी बात समझे नहीं। आप चर्चा और भीख मांगने में जो संबंध है उसे समझ नहीं पाई। उसने किसी भी वजह से ऐसा किया हो, हर हाल में उसके पीछे मूल प्रवृत्ति रही लोगों की भीड़ को आकर्षित करने की इच्छा, यानी चर्चित होने की मनोवृत्ति। भीख मांगना उसका पेशा था। स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने पेशे में ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा। उसके अर्धनग्न हो जाने से बात बन गई होगी और हजारों लोग वहां गए होंगे। वो चर्चा के केंद्र में रही। स्वाभाविक था कि इस दौरान उसका बिजनेस भी खूब हुआ होगा। सर, डोंट माइंड। समाज शास्त्र के नियमों के अनुसार आपकी बात में दम है। I mean, आपका कहना सही है कि उसने चर्चा में रहकर अपना बिजनेस बढ़ाने की सोची, लेकिन तथ्य इसके विरुद्ध है सर। वो भिखारिन शायद भूख की वजह से मर गई। यानी अगर मान लिया जाए कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया, तो भी इस प्रोपेगेंडा का कोई लाभ नहीं मिला उसे। मैं नहीं मानता। जैसा कि मैंने कहा था कि समाज में बदलाव निरंतर चलता रहता है। बदलते समय के साथ वृत्तियां भी बदलती हैं। आज भूखे रहकर भी या मरते मरते भी चर्चित हो सकने की वृत्ति समाज में घर कर गई है, और बुरी तरह घर कर गई है। संभव है कि इस भिखारिन को भी अपनी मौत सामने दिखाई दे रही हो और आखिरी वक्त में चर्चित होने के लिए उसने ऐसा किया हो। नहीं, आई एम सॉरी प्रोफेसर पंत, बात कुछ गले नहीं उतरती कि आदमी को मौत सामने दिखाई दे रही हो और वो चर्चित होने की कोशिश करे। आप पॉइंट तो समझना नहीं चाहते और बहस करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि वृत्तियां भी बदलती हैं समय के साथ, और फिर जब मैं कह रहा हूं, प्रोफेसर पंत कह रहे हैं कि उसने चर्चित होने के लिए ऐसा किया, तो मानते क्यों नहीं आप लोग? यू मस्ट एक्सेप्ट कि हाँ, उसने चर्चित होने के लिए ऐसा किया। लेकिन एक्सेप्शंस तो होते हैं ना सर। प्रोफेसर पंत के सिद्धांतों को, उनके विचारधारा को कोई एक्सेप्शन लागू नहीं होता। सोशियोलॉजी पढ़ा है आपने? जी नहीं। और आपने? नहीं। मैंने पढ़ा है और 24 सालों से पढ़ा भी रहा हूं, तभी तो यूनिवर्सिटी में HOD बन पाया हूं। सही बात है सर। हम जानते हैं कि आपने सोशियोलॉजी बहुत पढ़ा है, पढ़ा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में HOD हैं। इसी वजह से तो हम लोगों ने आपका इंटरव्यू लेने का फैसला किया। प्रोफेसर पंत, 1 मिनट के लिए इस विवाद को किनारे कर दें कि उस भिखारी ने ऐसा क्यों किया। इस पर आगे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल 2 छोटे से सवाल। पहला, क्या आपने उस भिखारी को भीख दी? सवाल ही नहीं उठता। पहली बात तो मैं वहां गया ही नहीं। ये सीधा साधा प्रोपेगेंडा
और मूल्यों में बदलाव का एक मामला था। मैं अगर वहां गया भी होता तो उसे कुछ देता नहीं। शी वॉज मेड फॉर दिस काइंड ऑफ डेथ ओनली। यदि वो भूखी थी तो भी उसे इसी तरह की मौत की जरूरत थी ताकि चर्चित होने की इस वृत्ति पर अंकुश लग सके। सर, दूसरा सवाल, भिखारिन के इस कृत्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा आपके अनुसार? समाज पर बेहद गलत प्रभाव पड़ा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। एक औरत यूं पब्लिक प्लेस में अपनी नुमाइश करे तो असर तो खतरनाक होंगे ही। निकट भविष्य में शहर में औरतों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ सकती है। सर, इस घटना पर एक इंडिविजुअल पुरुष की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, बताएंगे आप? समाज शास्त्र के साथ साथ मानस शास्त्र के भी आप उच्च विद्वान हैं, इसलिए आप ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। सरल सी बात है, हर व्यक्ति के भीतर की वासना, हर पुरुष के अंदर की पशुता ऐसे दृश्यों को देखकर जग जाती है। फिर वो पुरुष 15 साल का लड़का हो या 70 साल का वृद्ध। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ना? फिर वही एक्सेप्शन। मैंने आपसे अभी कहा कि प्रोफेसर पंत के सिद्धांतों का एक्सेप्शन नहीं होता। Everyone has to accept it. Then what do you think about yourself, प्रोफेसर? आपके भीतर का वो मर्दाना जानवर उस भिखारिन को देखकर बेकाबू तो हुआ होगा। भीतर की सारी काम क्या पकड़े हो? पत्रकारिता के नाम पर पीत्र पत्रकारिता करते हो। मैं तुम्हें अदालत में खींचूंगा। गेट आउट, गेट लॉस्ट। मेरी आंखों में देखो पंत, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम वही भिखारिन हो ना? अरे तुमको चर्चित होने की क्या जरूरत थी? ये जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ना मैं कि मूल्य बदलते हैं, ये सब बकवास है। एक मूल्य हमेशा पहले नंबर पर रहा है, एक वृत्ति हमेशा पहली रही है। पुरुष होने की वृत्ति, पुरुष के नर होने की वृत्ति, स्त्री को मादा समझने की वृत्ति। आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। आओ मेरे पास, आओ। क्या फिल्म है, क्या फिल्म है। पता नहीं पुलिस ऐसे कैसेट क्यों जब्त कर लेती, खास तौर पर युवा पीढ़ी को तो। और युवा पीढ़ी ही क्यों, हर आयु की पीढ़ी को देखना चाहिए, कितना ज्ञान बढ़ता है। अरे कौन आ गया इस वक्त? ये कैसेट कहाँ रखूं? हाँ, रामायण का कैसेट ठीक रहेगा। आता हूँ भाई, आता हूँ। आइए आइए, अहो भाग्य हमारे, पत्रकारिता के विश्व का इतना बड़ा जाना माना नाम इस सेवक की कुटिया में पधारा। आइए 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 बहन जी, खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठिए ना, बैठिए। आहा, क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात राम सीता की जोड़ी। रमेश जी, आप रमणीक लाल जी, ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है, ये है मेरी साथी पत्रकार अनुराधा चित्रे, नवप्रभात से ही जुड़ी हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, क्या है ना कि अभी बैठा बैठा वीडियो पर रामायण का कैसेट देख रहा था, तो मन में राम सीता ही बसे थे। धन्य हो प्रभु। क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना कि उस भिखारिन पर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सो आज चले आए। कुछ नहीं ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और इंटरव्यू की भली कही आपने, इंटरव्यू तो होते ही रहते हैं आप पत्रकारों की दया से। अब परसों ही जनतंत्र अखबार में इंटरव्यू छपा है हमरा,
एकदम बड़े से फोटो के साथ। आपने देखा नहीं क्या? वो क्या है ना, ट्रेन के आगे रास्ता रोको किया था ना हमने। अपनी जनता बसाहत में पानी की इतनी कमी कि पूछो मत। अब हमसे जनता के दुख दर्द तो देखे नहीं जाते, सो बैठ गए सीधा ट्रेन के आगे। लेकिन पानी की कमी का ट्रेन रोकने से क्या संबंध? अरे बहन जी, यही तो विशेषता है हमारे लोकतंत्र की। अब बताइए कि जनता बसाहत किसकी? जनता की। और रेलवे किसकी संपत्ति है? जनता की। हाँ, तो फिर जनता की वसाहत में जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए जनता की रेलवे के आगे जनता धरना नहीं दे सकती क्या? अरे यही तो जनतंत्र है। अब देखिए, खुद महापौर ने आकर समझाया, वादा किया कि जल आपूर्ति ठीक रहेगी, तभी उठे हैं ट्रेन के आगे से। धरने के मामले में वैसे भी अपना रिकॉर्ड है, बैठ गए तो बस बैठ गए। जी वो तो है, इसीलिए तो हमने आप जैसे जुझारू नेता का इंटरव्यू करने का फैसला किया। धन्यवाद धन्यवाद। ये लीजिएगा, अब मुझ जैसे गरीब के घर में और कुछ तो मिल नहीं सकता, इसलिए नींबू पानी तैयार किए हैं। रमणीक लाल जी, आपने उस अर्धनग्न भिखारिन को तो देखा ही होगा। हम नहीं क्या, पूरे शहर ने देखा, ढेर सारे स्त्री पुरुषों ने देखा। बहू बेटियों की ये स्थिति केवल इसी राज्य के शासन में हो सकती है। लेकिन ये दशा केवल स्त्रियों की तो नहीं है। गरीबी से लड़ते कमोबेश हर औरत मर्द की यही कहानी है। पेट में खाना नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं। अब समझी नहीं बहन जी, मर्द केवल एक कच्छे में रहे तो भी चल सकता है, पर बगैर कपड़े कोई औरत ऐसे सरी बाजार बैठे हो, भाई नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा? हमारी बच्चियां बेटियां बहुएं तो उस रास्ते से नजर उठाकर भी नहीं चल सकती ना। राम 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 राम, क्या होगा इस देश के सभ्यता का, यहाँ की संस्कृति का। रमणीक लाल जी, ये भिखारिन आपके वार्ड एरिया के रोड पर बैठी थी, आपने उसे वहां से हटाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश हमने की थी, पर पहले तो सोचते रही कि एकाध दिन में जब भीख अच्छी इकट्ठा हो जाएगी तो अपने आप चली जाएगी यहाँ से। फिर एक दिन तमाशा हो लिया, बर्दाश्त किए। दूसरे दिन भी वही तमाशा, बर्दाश्त किए। तीसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए सीधा एसीपी भोसले के पास। कह दिया उनसे कि ये क्या हाल हो गया है, ये क्या चल रहा है आपके राज्य में। हमने भोसले से जो बातचीत की थी उसके बारे में एक प्रेस नोट भी भेजा था अखबारों को, आपको मिला नहीं क्या? अरे प्रकाशित नहीं किया क्या? रमणीक लाल जी, हो सकता है डाक में देर से आया हो, आजकल में हो जाएगा प्रकाशित। भाई रमेश जी, हमारा न्यूज जरा टाइम पर प्रकाशित किया करे, वैल्यू ही टाइम का है। अब ये प्रेस नोट तो बेकार हो गया ना, वो भिखारिन ही मर गई। खैर, वैसे ये इंटरव्यू कौन सी तारीख को प्रकाशित होगा? रमणीक लाल जी, जरा इंटरव्यू पूरा तो हो लेने दीजिए। अनुराधा के पास अभी कई सवाल हैं आपसे करने के लिए। हाँ हाँ बहन जी, पूछिए ना। एसीपी भोसले ने क्या कहा? भोसले बोला कि नेताजी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, पर पेपरों ने उस नंगी के बारे में छाप छाप कर उसे न्यूज बना दिया। अब अगर पुलिस कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी तो पेपर वाले हल्ला करेंगे ना। कोई ह्यूमन राइट वाला ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट समझते हैं ना लोग, मानव अधिकार वाला संगठन चीख पुकार करेगा। यानी पुलिस ने मामला सुलझाने से इनकार कर दिया। अब भोसले भी क्या कर सकता था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे ना। एसीपी भोसले के हाथ बंधे हुए थे, पर आपके हाथ तो खुले थे। तो किया ना, हमने किया, हम चुपचाप नहीं बैठे। क्या किया आपने? चौथे दिन हम कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर भाग गए, रात के करीबन 11 बजे। दिन में जाता तो तमाशा हो जाता, सो रात को गए। देखा तो भिखारिन जमीन पर पसरी पड़ी थी। हमने उसे पहली बार अच्छी तरह से देखा, हम तो बस बरस पड़े उस पर। बोल दिया, अरे बेशरम बेहया, ऐसे पड़ा रहना है
तो कहीं और मुंह काला करना है तो कहीं और एक्ट करो। हमारा एरिया काहे गंदा कर रही है? उसने क्या जवाब दिया? एकदम बेशरम औरत थी, कोई जवाब नहीं, चुपचाप पड़ी रही। हमने कार्यकर्ताओं से कहा ये तो मानेगी नहीं, वापस चलो, पर कार्यकर्ता भी इस नाटक से दुखी थे। एक नौजवान कार्यकर्ता ने उसके शरीर पर से कुछ नेकरनुमा पहनी थी, वो भी खींचकर दूर फेंक दिया। बोला, साहेब शर्म होगी तो अपने आप चली जाएगी सुबह तक। और देखिए, जो कोई नहीं कर पाया हमने कर दिखाया। मारे शर्म के सचमुच मर गए सुबह तक। चलिए, इलाके से एक गंदगी तो दूर हुई। अरे बहन जी, आपने नींबू पानी तो पूरा पिया ही नहीं, अच्छा नहीं लगा क्या? वो क्या है ना कि मैं बीवी को साथ नहीं रखता, राजनीतिक आदमी हूं, जाने कब क्या पचड़ा हो जाए। लीजिए ना। रमणीक लाल जी, आपने उस भिखारी को कुछ भीख दी थी? लो जी, उल्टे बास बरेली को हम उसे भीख देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो उसको हिला डुला कर भी देखा कि कहीं भीख के पैसे हो तो लूट लो, अपने आप चली जाएगी। पर कमाल की ठग थी साली, पता नहीं पैसे कहां छिपा कर रखी थी। एक पर्सनल सवाल, उस औरत को यूं खुले बदन देखकर रमणीक लाल के भीतर के मर्द को कैसा लगा? हम समझे नहीं। तो यहां समझ लो। देखो, ऐसी ही थी ना वो। मेरी आंखों में देखो रमणीक, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। हाँ, बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत। हमने तो कह दिया कार्यकर्ताओं से कि उठा ले चलो, हम तो कोशिश भी कर रहे थे, पर रोड पर 2-3 गाड़ियां आती दिखाई दी, इसलिए बदनामी के डर से भागना पड़ा। हा, क्या थी? भिखारी नहीं, महारानी थी, महारानी, मेरी महारानी, मेरी महारानी। हम लोगों को क्या हो गया है? आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? समाज के इतने महत्वपूर्ण लोगों को भी उस औरत के भीतर की मजबूरी क्यों नहीं दिखी? हर एक को केवल औरत का जिस्म ही दिखा। औरत को केवल जिस्म मानने की यह मानसिकता एक बीमार समाज का लक्षण है। कैसे उबरेंगे इससे हम? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं अनुराधा। समाज एक रुके हुए या ठहरे हुए समूह का नाम तो है नहीं। समाज एक निरंतर चलती बनती बिगड़ती सामूहिक प्रक्रिया का नाम है। अब मान लो, और मान क्या लो, एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है अनुराधा कि दुर्भाग्य से भारतीय समाज का नजरिया ज्यादातर मामलों में सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा है। मेरे ख्याल से हम सब अपने स्वार्थों और अपनी जरूरतों के बीच इतने घिरे हैं कि हमारी कोई सोच बाकी नहीं बची। हम बीमार हैं, ये तो मानना होगा, पर आज हम बीमार हैं इसलिए कल स्वस्थ भी तो होंगे। यानी बीमारी हमेशा नहीं रहेगी। जरूरत है व्यापक बहस की, व्यापक मंथन की। फिर भी ये चित्र काफी निराशाजनक नहीं लगता रमेश, कि जिनका भी हमने इंटरव्यू किया वे सभी समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोग थे, पर एक ने भी उस भिखारी की तकलीफ को महसूस नहीं किया। जब प्रतिष्ठित वर्ग ही ऐसा नहीं करता तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? कम ऑन अनुराधा, ऐसी नाउम्मीद मत हो। समाज कोई छोटा वर्ग थोड़े ही है। देखो, हर व्यक्ति का जीवन को देखने और समझने का दृष्टिकोण अलग होता है। ये अलग अलग नजरिया, दृष्टिकोणों का अंतर काल, पात्र और समय पर निर्भर करता है। अमेरिका की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। स्कूल में टीचर ने बच्चों को एक निबंध लिखने के लिए दिया। विषय था मेरा गरीब दोस्त। एक बच्चे का निबंध कुछ इस तरह था। मेरे दोस्त का नाम टॉम फ्रेडरिक है। टॉम बहुत गरीब है। उसकी कार 15 साल पुरानी है। टॉम के घर का फ्रिज सेकंड हैंड है। टॉम के घर का टीवी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। उन लोगों के पास
ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मैनुअल वॉशिंग मशीन खरीदी। और टॉम के घर का जो कंप्यूटर है ना, बस अब गरीबी के स्केल पर आम हिंदुस्तानी को अगर हम मापें तो हम सब बहुत गरीब हैं। सही बात है। खैर नहीं, समाज के संभ्रांत वर्ग की तुम्हारी ये लिस्ट अब कैंसिल। एक आखिरी इंटरव्यू के लिए चलो मेरे साथ। पर कहाँ, किसके पास? समाज के उस लाल हिस्से के पास जिसका जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मैं समझी नहीं। तुम चलो तो सही। कौन है, क्या नाम है उसका? रूबी नाम है मेरा। हमारे प्रोफेशन में केवल एक छोटा सा नाम ही बताना काफी है, सरनेम वगैरह की जरूरत नहीं होती। वैसे पेशे से मैं कॉल गर्ल हूँ। कॉल गर्ल समझते हो? जस्ट कॉल मी, आवाज लगाओ और मैं हाजिर हो गई, पैसे दो और मैं तुम्हारी हो गई। रूबी, तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? वैसे आप अकेले आए होते तो ये सवाल ही नहीं उठता, पर आप तो इनको भी देखो रूबी, ये मेरी साथी पत्रकार है अनुराधा चित्रे। हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू मेरा? मेरा इंटरव्यू? क्यों, नेता हो या फिल्म स्टार्स के स्कैंडल कम हो गए हैं क्या, जो अब अखबार बेचने के लिए कॉल गर्ल्स की जरूरत पड़ने लगी? भाषा तो तुम्हारी बड़ी साफ है, लिखी पढ़ी लगती हो। फिर ये सब? वैसे मैं नागपुर की हूँ, असली नाम वैशाली। वैशाली ... खैर, अब वैशाली मर चुकी है, केवल रूबी है। वैशाली बीकॉम पास थी, पर काम हासिल करने के लिए न तो अनुभव था न कोई सिफारिश करने वाला। रूबी के पास हर तरह के अनुभव है, बेवफा पतियों से लेकर करोड़पतियों तक के भी। और हाँ, रूबी को सिफारिश की जरूरत नहीं, रूबी अब खुद लोगों की सिफारिश किया करती है। गवर्नमेंट कोटे का कागज अखबार के लिए चाहिए हो तो बताना। सारी कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेकर कॉमर्स मिनिस्टर तक रूबी के बेडरूम में अखबार की तरह बिछे रहते हैं। और हाँ, इनमें से एक भी बात अखबार में छापने के लिए नहीं है। अगर छप गई तो रूबी को अखबार फाड़ने में भी बड़ा मजा आता है, समझ गए? सिगरेट पीती हो? नहीं। कैसे पियोगी? औरत है ना। औरत ने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, औरत ने शराब नहीं पीनी चाहिए, औरत ने भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, औरत ने ये नहीं करना चाहिए, औरत ने वो नहीं करना चाहिए। औरत औरत औरत, बास्टर्ड साले रास्कल्स। पूछो क्या पूछना है। हमारा सवाल भी एक औरत को लेकर ही है। तो पूछना, शर्माती क्यों है, पूछ। रूबी, तुमने मेन पोस्ट वाली उस भिखारिन के बारे में तो सुना ही होगा या देखा होगा? मेन पोस्ट वाली भिखारिन? कौन? अच्छा, वो नंगी भिखारिन। हाँ, सुना था। सुनकर कैसा लगा? I mean, आज के सभ्य समाज में शहर के बीचों बीच एक नौजवान औरत इस हाल में भीख मांगे, ये शर्मनाक नहीं है? इस औरत की वजह से तमाम शहर को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शर्मिंदगी? बहुत सीधे हो जर्नलिस्ट। I am a call girl, कपड़े उतारने वाली औरत, लेकिन केवल उसके लिए जो पैसे दे। और हाँ, वो भी केवल बेडरूम में, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, पर लोग समझना नहीं चाहते। जानबूझकर अनजान बनते हैं। रोड पर 50-50 रुपए में बिकने वाली औरत भी सबके सामने कपड़े नहीं उतारती। उस भिखारिन ने भी कपड़े उतारे नहीं,
बल्कि उसके कपड़े उतरवाए गए। उतरवाए गए? किसने उतरवाए उसके कपड़े? उसकी भूख ने। कभी भूखे पेट रहकर देखा है जर्नलिस्ट? तूने देखा है? मैंने देखा है। वो भी एक दिन नहीं, 4-4, 5-5 दिन। पर मैं लुटी नहीं, मैंने खुद को बेचना सीख लिया। वो भिखारिन बेवकूफ थी। उसकी भूख का फायदा उठाकर लोगों ने उसके बदन पर के कपड़े लूट लिए। लेकिन लूट कर भी ये नामर्द समाज रोटी नहीं देता। माल रास्ते पर पड़ा हो तो हर कोई साला अपने बाप का समझता है। फुकट में खाने की आदत पड़ गई है हरामियों को। उस पागल औरत ने खुद को किसी दुकान में सजा लिया होता, बेचना सीख लिया होता खुद को, तो आज रूबी की तरह ऐश कर रही होती, ऐश। लेकिन साली सचमुच पागल थी। और देखा क्या मिला? कपड़े लुटाकर भी भूखी की भूखी रही और भूख से ही मर गई। तुम्हें ऐसा नहीं लगा रूबी कि एक औरत होने के नाते, एक ऐसी औरत होने के नाते जिसने इन्हीं हालातों का सामना किया हो, तुमने उसकी मदद करनी चाहिए थी? तू भी तो एक औरत है ना। तुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए? की तूने मदद? कुछ नहीं किया ना। भाषण देना बहुत आसान है। नेताओं को भाषण देते हुए सुना है कभी? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ हमने ही करना है, तो तुम साले उधर क्या दलाली करने के लिए बैठे हो? तो तुम वहां नहीं गई थी? जाने का सवाल ही नहीं था। मैं एक औरत को यूं हाथ फैलाते नहीं देख सकती। पहले लगा 2-3 दिन में भूखा पेट और लूटा बदन उसे कमाना सिखा देगा, पर सचमुच बहुत मासूम, बहुत भोली निकली वो। उसे लगा होगा कि उसकी भूख देखकर लाखों के शहर में कोई तो, कुछ तो लोग उसे भीख देंगे ही। मर गई बेचारी। आज के तुम्हारे सभ्य समाज में भूख से तड़प तड़प कर मर गई वो एक भिखारिन थोड़ी ही थी जिसे लोग भीख देते। वो तो एक औरत थी, नंगी औरत। अरे उसकी लाश को भी घूर कर गए होंगे साले मुर्दे। देख रहे होंगे किस एंगल से कैसी दिखती है। सारे नंगे हैं, सारे बेशरम हैं और बास्टर्ड्स हरामी के पिल्ले। न्यूड सोसाइटी साली न्यूड। नंगी मर गई भूख से, बेचारी मर गई भूख से, भूखी मर गई भूख से। तुम लोगों के सभ्य समाज में ऐसे किसी अनजानी एक भिखारिन की मौत पर रोना अजीब लगता है ना? सॉरी, कोई और बात करो। जर्नलिस्ट, अपना अपॉइंटमेंट चाहिए क्या? ये भी ठीक। तो पूरी हो गई सीरीज। संपादक का निवेदन। नवप्रभात आज से अपने पाठकों के लिए एक विशिष्ट साक्षात्कार श्रृंखला प्रकाशित कर रहा है। यह श्रृंखला मेन पोस्ट की उस चर्चित अर्धनग्न भिखारिन से संबंधित है जिसकी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई थी। इस श्रृंखला में हमने समाज के हर हिस्से का एक एक प्रतिनिधि चुना। उस प्रतिनिधि से, उसके माध्यम से सामाजिक मूल्यों पर हुए आक्रमण, प्रशासन के रवैये, चर्चा में रहने जैसी प्रवृत्तियों और हर व्यक्तित्व के भीतर छिपे कामुक पशु जैसे विषयों पर खुली बहस की।
इन प्रतिनिधियों की ये प्रतिक्रियाएं आज से अगले रविवार तक प्रतिदिन एक साक्षात्कार के रूप में प्रकाशित होंगी। पहला इंटरव्यू नजर साहब, ओके। फिर भोसले, ठीक है। मधु वर्मा, राइट। प्रोफेसर पंत, रमणीक लाल और रूबी, सही। एक बार निष्कर्ष पर भी नजर डाली ली जाए। इस पूरी श्रृंखला के लिए लोगों के साक्षात्कार लेते हुए संपादक और उपसंपादिका को सबसे अधिक झंझोड़ा कॉलगर रूबी की प्रतिक्रिया ने। रूबी के शब्दों में वो भिखारिन थोड़ी ही थी जिसे लोग भीख देते हैं। वो तो एक औरत थी, एक नंगी मुर्दा औरत। अरे उसकी लाश को भी घूर कर गए होंगे साले मुर्दे। सारे बेशर्म हैं, सारे नंगे हैं, सारे बेशर्म हैं, सारे नंगे हैं, सारे नंगे हैं। रमेश, तू सच ही तो है। उस भिखारिन के लाश के जब फोटोग्राफ लेने गया था तो सच बता रमेश, सच बता, क्या तेरे मन में जरा सा भी दुख था उस औरत के लिए? तू तो बस ज्यादा से ज्यादा फोटोज लेना चाहता था उसके, अलग अलग पोजेस, हर उस एंगल से जिसमें उसके मुर्दा बदन की औरत ज्यादा से ज्यादा दिख सके। एक ही ख्याल था मन में, काश किसी इंग्लिश मैगजीन का संपादक होता तो फोटो जो के दो छाप देता। क्या अंक बिकता, धड़ाधड़ कॉपीज खरीदी जा रही होती, हर तरफ एक ही नाम, रमेश अय्यर, रमेश अय्यर, रमेश अय्यर। रमेश, She was beautiful. दुनिया भर में मशहूर किसी मॉडल के होंठ भी ऐसे नहीं होंगे। लंबी सी मांसल न होते हुए भी सुंदर उसकी वो गर्दन, उस अजीब से एंगल में पड़ी हुई वो, उसका वो सौंदर्य, वो ऐसी ही तो थी वो, ऐसी नहीं, यही तो थी वो, यही सौंदर्य, यही यौवन। ए सुनो, तुम्हारी भूख से मुझे कुछ लेना देना नहीं, उल्टे तुम भूखी रहो तो ज्यादा सुंदर दिखाई देती, एकदम परफेक्ट फिगर। रुको रुको, कुछ खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना। तुम्हें देखकर कैसी भूख लग रही है, कैसी प्यास लग रही है। Beautiful. You are रमेश, रमेश होश में आओ, होश में आओ। छी, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर निकले तुम भी और लोगों की तरह। रमेश। अनुराधा, अनुराधा, सचमुच जंगली जानवर हूं मैं, बेशक नंगे समाज का नंगा जंगली प्रतिनिधि। रमेश। अनुराधा, मेरे भीतर भी वही जानवर है जो हर मर्द के भीतर छिपा होता है, शायद बाकियों के मुकाबले ज्यादा भयानक, ज्यादा पाशवी, ज्यादा हिंसक। जानती हो अनुराधा,
मैं भी जब उसकी लाश के फोटो खींचने गया था, जानती अनुराधा, मैं भी, अरे मैं भी जानती हूँ। मैंने तुम्हें अपने आप से बात करते सुना था। ऐसा क्यों होता है अनुराधा? ऐसी वृत्ति क्यों हो गई हमारी? किसी की मजबूरी में, उसकी विवशता में भी हमारी नजरें उसका फायदा उठाने में क्यों लगी रहती हैं? हमारे अवचेतन में हमेशा ये जानवर हावी क्यों रहता है? हमेशा ये जानवर हमारे दिमाग पर हमला करता है और बदले में बदन शिकार पर हमला कर बैठता है। हमारी सैंडविच संस्कृति के कारण हम कहीं के नहीं रहे। संस्कार कहता है अपने पुण्य, अपने सुख परलोक के लिए बचा कर रखो। पश्चिम से आई हवा कहती है एंजॉय योर लाइफ एट दिस मोमेंट ओनली। दो पाटों के बीच मन कहीं का नहीं रह पाता। विचलित मन में केवल वर्ण संकर विचार ही पैदा हो सकते हैं। जैसे गधे और घोड़े का वर्ण संकर रूप है खच्चर। खच्चर केवल बोझा ढो सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता। हमारे वर्ण संकर विचार भी संस्कारों की लाश ढो सकते हैं, पर नए के साथ समागम कर पुरानी की विशेषता बचाकर नहीं रख पाते। इन सब के बीच हम बन जाते हैं एक खच्चर व्यक्तित्व, अ म्यूल पर्सनैलिटी। पर हमेशा ये वर्ण संकरता पुरुषों में ज्यादा क्यों होती है? भीतर का जानवर बार बार मर्द पर ही हमला क्यों करता है? पुरुष ही पागल क्यों होता है? स्त्री की दृष्टि में ये मैल क्यों नहीं आता? और जो नीचता मेरे भीतर आई, तुम्हारे भीतर क्यों नहीं पहुंची? यू आर ग्रेट अनुराधा। नहीं रमेश, यू आर ग्रेट। तुम पुरुष बहुत ऊंचे हो। तुम में अपने भीतर के पशु को स्वीकार करने का साहस है, अपने जानवर के वजूद का एहसास भी है और उसे मानने की हिम्मत भी। पर मैं तो इस जानवर को जानते हुए भी। अनुराधा, क्या तुम भी उसी जानवर का? हाँ रमेश, मैं भी उसी जानवर का शिकार हूँ। औरत होने के नाते शायद मेरा जानवर उस भिखारी के बदन का सीधा उपभोग नहीं कर पाया, पर हमला तो इसने भिखारी पर किया। अनुराधा, जब तुमने मुझे उस औरत की खबर कवर करने के लिए कहा, तो खबर कवर करते करते खास दिलचस्पी होने लगी उस औरत में। मैं हर रात देर रात जानबूझकर उस फुटपाथ पर से गुजरती, ये देखने के लिए कि उसे कितनी भीख मिली। रमेश, 4 दिनों में उसे एक फूटी कौड़ी भी भीख नहीं मिली। चुपचाप पोस्ट के खंबे पर अपनी गर्दन को टिकाए वो आकाश को देखती रही, जैसे अपनी मौत का पता था उसको। केवल इंतजार कर रही थी कि कब वो अपने आदमी उसे लेने भेजेगा। दूसरे दिन उसकी गर्दन थोड़ी नीचे आ गई थी। उस दिन भी भीख में उसके आगे एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाँ, कुछ लड़कों की टोली उसके बदन की ओर इशारा कर करके हंस जरूर रही थी। मैंने उस दिन भी उसे कुछ नहीं दिया। जानते हो रमेश क्यों? क्योंकि मेरे भीतर के जर्नलिस्ट के लिए वो केवल एक खबर थी, खबर। और मैं अपनी खबर को अच्छे से डेवलप होते देखना चाहती थी। एक विकृत इच्छा। भीतर का पशु जैसे संवेदनाओं को खा ही गया है। अगले दिन गई थी उसे देखने। तीसरे दिन वो जमीन पर पसर गई थी। गर्दन का जरा सा हिस्सा खंबे से लगा था, आंखें सीधे आसमान की ओर, बंद होने की तैयारी में। भीख में 1 पैसा भी नहीं था, फिर भी मैं चली आई। चौथे दिन वो सारी की सारी जमीन पर पड़ी थी। ये वही रात थी जब रमणीक के गुंडों ने उसके औरत रूप को ढांक के उस जरा से चिथड़े को भी हटा दिया था। कोई नहीं था,
ठंडे फुटपाथ पर मौत का रास्ता निहारती बगैर कपड़ों की एक औरत पड़ी थी। आज पहली बार भीतर की औरत को शर्म महसूस हुई। कुछ नहीं सूझा तो हाथ का रुमाल उस पर फेंक दिया ताकि कम से कम वो उस हिस्से को तो। रुमाल उसके हाथ के पास गिरा। मुर्दा बदन में जरा सी हलचल हुई। उसने बड़ी मुश्किल से रुमाल उठाया। मेरी नजरें उसकी नजरों से एक क्षण के लिए मिल गई। जरा सी मुस्कुराई। पता नहीं कैसी मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे उसने रुमाल उठाया और जानते हो रमेश उसने क्या किया? जानते हो रमेश वो रुमाल खाने लगी थी। रुमाल खाने लगी थी। वो भूखी थी, कई दिनों की भूखी। रुमाल खाने लगी थी। वो रुमाल खाने लगी थी। मैं वहां से भाग खड़ी हुई। हाँ, वो भूखी थी, नंगी नहीं थी। वो केवल भूखी थी। उसे कपड़े नहीं चाहिए थे, उसे चर्चा नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए था उसे लेकर समाज में होता किसी तरह का कोई विवाद। उसे तो रोटी चाहिए थी, केवल रोटी। अनु, पेट बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं भरता, पेट शर्म से भी नहीं भरता, और पेट चर्चाओं से भी नहीं भरता। पेट को चाहिए रोटी, केवल रोटी, सिर्फ रोटी। अगली सुबह उसे रोटी देने का इरादा कर चुकी थी, पर तब तक खबर भी डेवलप हो चुकी थी। खबर थी एक भिखारिन की मौत। इस इंटरव्यू सीरीज का क्या करें? इसे प्रकाशित करने की इच्छा तो खत्म हो गई, पर इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई। पहले तो एक संकोच था कि इस भिखारिन की नग्न तस्वीर अखबार में कैसे छापेंगे, पर इस भिखारिन की नग्नता में मासूमियत है, पवित्रता है। अब तो सवाल है कि हम सबकी नंगी तस्वीरें अखबार में कैसे डालें। शायद इसे फाड़कर फेंक देना ज्यादा सही होगा। इसे फाड़ो मत रमेश, इसे नष्ट मत करो। जब कभी ऐसी घटना को देखकर भीतर का पशु बाहर आने की कोशिश करेगा, तब हमारे लिए आईने का काम करेगी एक भिखारिन की मौत। दम तोड़ती संवेदनशीलता का जब कभी आकलन होगा, तब उसे झिंझोड़ेगी एक भिखारिन की मौत। अपने ही नंगेपन से हमेशा हमें लज्जित करेगी एक भिखारिन की मौत। समाज की हर विकृति की कालिख पर, सफेद पोशी के गर्भ में पड़ी काली स्याही पर, झूठ के गहरे अंधेरे पर सच्चाई की एक बूंद ओस, एक भिखारिन की मौत।